बच्चों सब सुप्रभातम। हम लोग शुरू में आए हैं और सुबह का समय भी है। आप लोग को दिन हुआ मंगलम हो। तो चलिए, आज संस्कृत का पहला दिन है, ठीक है ना। पहला दिन में जो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं और जिनके बदौलत हम लोग संस्कृत भाषा को सीखे हैं, ऐसे तो विशेष गहराई तक नहीं जाएंगे। यहाँ जाना है कि हम संस्कृत कहाँ से मिला, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत का उत्पत्ति, ठीक है ना। यहाँ से फिर स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग पहले पढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं जो नए आए हुए हैं, तो उनको भी यह जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा हम चलेंगे वहाँ कि हम लोग संस्कृत जो आया हम लोग के बीच में, हम लोग जाने कैसे जाने। नहीं तो थोड़ा सा किसको बात कर लिया जाए, शॉर्ट वर्ड में बात किया जाए। तो मेरे जानकारी के अनुसार जो संस्कृत का जो उत्पत्ति हुआ या संस्कृत हम लोग के बीच में आया, तो ये बताया जा रहा है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बातें हैं कि भगवान जो शंकर के तप किए हुए हैं महर्षि पाणि, जो कहा जाता है कि संस्कृत का जो जनक है, ठीक है ना, यह मध्य बुद्धि के थे। इनका जो ज्ञान था, यह कहीं पढ़ने के लिए जाते थे तो वह बढ़िया से पढ़ ना पाते थे, उनकी याद नहीं होती थी। उनके कुछ गुरु थे, कोई भी गुरु होंगे, एक बात बताया कि नहीं, आपको यह जानकारी के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान के लिए, मतलब करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपको जरूरत है कि भगवान शंकर का आपको कुछ समय के लिए तब तब कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। अगर ये प्रसन्न करते हैं आप तो उनके आशीर्वाद द्वारा हो सकता है कि आप में आजकल भी बताया जाता है कि हम लोग जब ऐसी स्थिति आती है तो हम किसी विद्वानों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मेरा अमुक नाम की बेटा जो है पढ़ता है, लेकिन उनको अध्ययन जो है वैसे ढंग से ना हो पाता है। तो आज भी ये प्रचलन है, ये बात है, आज भी है। लेकिन उसी तरह से उस समय भी उनके ना हो पाता था या नहीं हो पाता था, तो उनको बताया गया कि भगवान शंकर जी का आपको तप करना है। तो उनके इस बात को, वह बात को माने और भगवान शंकर का तप भी किए। तप किए, वर्षों दिन तक तप किए और कह के यह चीज़ है, जब भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं, यह बताया जाता है, हम अपने से नहीं बता रहे हैं, यह आपका भी बता रहे हैं। तो तब किए, तब बने के फलस्वरूप ये हुआ कि भगवान शंकर जी वो नृत्य किए तो उनके जो नृत्य किए तो डमरू बजा के किए। आज हम लोग नाचना पड़ता है तो अगर बड़ी खुशी होती है तो कहीं डीजे की जरूरत पड़ती है। अब मेरे बेटा या गाँव के किसी के बेटा, अगर कोई भी किसी माता पिता के पुत्र अगर बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं तो माता पिता से पहले वो अपने दोस्त और मैं हित प्रेमी से डीजे उजे का अथी दे देते हैं, मैंने ऑर्डर दे देते हैं और इस काम को करते हैं। लेकिन उस समय वो खुद थे और क्या किए, भगवान शंकर जी क्या किए, डमरू बजाए। नहीं, और डमरू बजाए तो उस डमरू से जो आवाज़ निकला, कौन आवाज़ निकला, चौधरी आवाज़ निकला। तो चौधरी आवाज़ के काम नाम है, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है। उस महेश्वर सूत्र से हम लोग का कभी 4000 व्याकरण सूत्र बना। कितना बना, 4000 व्याकरण सूत्र बना। 4000 व्याकरण सूत्र से 28 अध्यायी एक बुक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और उसी बुक से हम लोग सभी भाषा का कभी आविष्कार था, ठीक है ना। तो हम लोग भाषाओं का प्रतिभा ये भी इतिहास हुआ है। आपका इतिहास बताता है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषा कुछ है तो कौन है, संस्कृत है, ठीक है ना। यह बताता है इसका जनक जो है। अब कोई सवाल करता है, ऋग्वेद जो था, जो 8000 वर्ष पूर्व संस्कृत में ही लिखा गया था, लेकिन नहीं, हमारा कथन है कि वो ठीक है, वो भी बात सत्य है कि 8000
पहले वो संस्कृत में ही ऋग्वेद लिखा है। जो 4 वेद हम लोग को होता है वो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और जो संस्कृत में ही लिखा गया था 8000 वर्ष पूर्व की बात है। आज हम बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व जो है, अच्छा संस्कृत का जन्म जो है वो कौन कौन है? नहीं, इनका कहानी जो है मात्र 3000 वर्ष के ही अंतर्गत है। नहीं तो यह जो हम लोग के बीच में यह काम करने के किए तो कौन किए? महर्षि वाल्मीकि। नहीं, हम लोग जो संस्कृत को हम लोग अपने आप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो यह काम किए तो कौन किए? महर्षि वाल्मीकि जी किए। इसलिए जो देख अब हमारे दादाजी कौन है, नहीं मेरा पूर्वज कौन कौन है ये नहीं कोई देखता है। मेरा पिताजी कौन है यह लोग देखता है सामने। नहीं, बहुत लोग का जो दादाजी हैं उनके जन्म के पूर्व ही उनका निधन हो गया रहता है। नहीं, लेकिन जानता है कौन किनको? अपने पिता को सभी जानता है। जानता है ना कि मेरे पिता कौन है, इतना तो निश्चित जानता है। विशेष लड़ाई में लोग जाता है हाँ कि मेरे दादाजी कौन थे, नहीं कौन थे उसको जाता है। लेकिन इसी तरह से यह बात समझना है जो हम लोग के बीच में जो संस्कृत के काम किए, जो हम लोग पठन पाठन के कार्य किए, संस्कृत हम लोग का मतलब प्रकाशित जो किए हम लोग बीच में रखे तो कौन की? इसलिए इनको संस्कृत का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृत का जनक कहा गया है। ठीक है, फिर हम वहाँ चलते हैं। व्याकरण की तरह हम बोले थे कि पहले आप लोग पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहता है, तो आप लोग इतने ही जानते थे कि हाँ व्याकरण जो है जिस विद्या से लिखना और पढ़ना बच है। देखिए आज से जानना है, क्या जानना है? बताइए। शास्त्र है, व्याकरण बच है। आप मैट्रिक के छात्र हैं, 2025 में आपको एग्जाम देनी है। यह क्लास आज पहला क्लास है, तो आप आज से यह बात 9th के नीचे ही बताया जाता है कि हाँ जिस विद्या से शुद्ध लिखना पढ़ना सीखा जाए उसे क्या कहते हैं? लेकिन आज से आप लोग जानना है, वो भी बात सत्य है, लेकिन आज से जानना है कि व्याकरण कौन है? शास्त्र। क्या है? शास्त्र है, जिसका प्रयोग से हम कोई भी लिखना पढ़ना और कोई शुद्धि सीखते हैं तो क्या है? उसका शुद्धिकरण करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। व्याकरण जो है, व्याकरण में वी उपसर्ग है। क्या है? वी उपसर्ग। हाँ, वी कौन है? आप प्लस कौन होता है? आप क्या होता है? आप जुटेगा तो क्या व्याकरण बनेगा। ठीक है, कैसे बना? बता है ये संधि विधि से यह संधि इसको विच्छेद किया गया। ठीक है ना, तो ये प्लस आकरण आया है बाबू। तो कौन सी इसमें कौन सी इसमें है। जब जुटता है तो क्या होता है? जब संधि से होता है तो क्या होता है? बताया जाता है कि ई जो है ई प्लस आ से क्या बनेगा? या बनता है। क्या बनता है? या बनता है। तो हम पढ़ेंगे मतलब जब इसको तोड़ेंगे मतलब इसको विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पहले वह होगा और प्लस तो छोटी वाले ई होगा। क्या होगा? छोटी वाला ई होगा। ठीक है ना, तो इक्वल टू नहीं होगा, वी होगा। कौन होगा? वी होगा। जब हम इसको अलग करेंगे वो वी से मतलब ई को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा वी आधा पर बचाएगा, आधा वो बचाएगा। चलो ई प्लस आ से बनता है, ई प्लस आ से बनता है। क्या लिख दिया जाए? हाँ, ई प्लस आ से क्या बनता है? या बनता है। ठीक है ना, तो आधा ई बचा तो क्या लिखा है? यहाँ लिख दिए नहीं, आधा वह यहाँ लिख दिए। ई प्लस आ से क्या बना है? या लिख दिए। अब बचा कौन लिखे हैं? रो बचा तो रो लिखे हैं और रो बचा तो अमर लिखे हैं, है ना। लेकिन वी का मतलब क्या होगा? सबसे पहले जानेंगे कि वी का मतलब क्या होगा। जब उपसर्ग में ये बताया जाता है कि वी जो है अगर वी उपसर्ग है, वी को है उपसर्ग है, हर को एक शब्द है, हर शब्द है। ठीक है ना, हर वाला क्या होता है? तो कोई इसका उच्चारण हो सकता है। हर वाला पराजित हो जाना नहीं, ये हर वाला माला नहीं, किसी को माला पहना दिया जाए नहीं। मतलब मान लीजिए कि मतलब सम्मानित करने के लिए माला से मालापन किया जाता है ना,
मान लीजिए आप लोगों को भी कभी ऐसा मौका आता है जब अच्छा काम करते हैं, जब अच्छा ऊंचाई को हासिल कीजिएगा तो अनेकों लोग आपके हित परिजन क्या करेंगे, आगे उस माला से संबोधित करेंगे, नहीं पहनाएंगे, या शादी सब रस्म के समय उस समय काम किया जाएगा नहीं। अगर कुछ नहीं होता इसी तरह से अपना जीवन काटते काटते वह गृहस्थ जीवन तक पहुँचते हैं नहीं। जब पढ़ाई के बाद किसमें आगे प्रवेश करता है, जब पढ़ाई आपका संपन्न हो जाता है। पढ़ाई तो कभी संपन्न आदमी जीते जीते कभी विद्या जो ऐसी चीज है कि आदमी मरने के तक मैंने पढ़ता है सीखता है नहीं। लेकिन चलने के लिए जब हम लोग पढ़ाई को जब बीए करते हैं तो हम लोग बीच में क्या किया जाता है कि हाँ पढ़ लिया बाबू नहीं, अब बबिया पढ़ लिया, अब इसको क्या किया जाए, अब इनको गृहस्थ जीवन में मैंने प्रवेश करने के कह दिया जाए नहीं। तो गृहस्थ जीवन में हम लोग यही काम करते हैं। माता पिता जो है जो बगिया होती है उनके लिए वर के लिए वहीं संदेश भेजते हैं। अब बाबू सब है तो उन लोग भी जो होते हैं उनके पापा माता कि हम कोई कन्या पक्ष से कोई आएगा नहीं तो हम इस रस्म को पूरा कर दें, क्योंकि पढ़ाई उसका संपन्न हो रहा है, संपन्न हो गया। और जब आप लोग तब उसमें इस माला की जरूरत पड़ेगा, उस हार की जरूरत पड़ेगा नहीं, उस समय जरूरत पड़ेगा। नहीं तो अपने आप से पढ़ रहे हैं, उस काम को बढ़िया से कर रहे हैं नहीं, तो आप उस उच्चतम प्रशासन के द्वारा जो एग्जाम दीजिएगा, जो सरकारी एग्जाम लेगी, कंपटीशन की एग्जाम लेगी, आप उसमें सफल होते हैं तो आपके मेरा जिला मतलब आप जिला या देखिए बाबू बताया जा रहा है कि हमारा यह रस्म जो है जब आप वैसे काम करके ठीक है ना, पढ़ाई करके अब पढ़ाई की है जो माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं और उस रस्म को आप निष्ठापूर्वक आप काम किए हैं तो आपका पंचायत के नहीं, आपके जिला के नहीं, आपके राज्य के जो उच्चतम अधिकारी होंगे वो आपको इस हार से संबोधित करेंगे नहीं, हार पहनाएंगे। आपके माता पिता आपका परिजन लोग तो कमे करेंगे, लेकिन वो तो उस राज्य के उस जिला के जो बड़े उच्चतम जो अधिकारी होंगे वो आपको मनापन करेंगे और देंगे। ये हो जाता है जैसे यह एक हार सब जुटेगा तो सीधे सीधे जुटे उपसर्ग का जो पहले वाला ये संधि विधि से नहीं जुटती है, इसलिए क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा ठीक है ना। अब जैसे ही जुटा क्या हो गया, देखिए पहले हार था नहीं यानी पराजित हो रहा था या किसी का माला पहना रहा था नहीं, या जैसे उपसर्ग भी जुट गया, अब थोड़ा सा है उपसर्ग पढ़ा नहीं रहा है या खाली ये बस व्याकरण से फ्लू के अलग किया इसके बारे में बता रहे हैं ठीक है ना। तो जैसे जुटा और जुटा तो विवाह बने का होता है नहीं, हाँ पैटर्न कहा जाता है यानी घूमने का, एक विवाह बना होता है विचलन करना, घूमना भ्रमण करना ठीक है ना। अब इसमें ये भी होता है विहार लिखा है, विहार नहीं है ठीक है ना, विहार है, विहार बना होता है भ्रमण करना यानी आप क्या करने जा रहे हैं। जब जैसे ही एक शब्द था जिस शब्द का नाम था हार नहीं, अब जैसे यह स्वर्ग को जुटा क्या जुटा क्या बना दिया यानी आपको घूमने के लिए संदेश दे दिया नहीं। तो चलिए हम वहाँ उत्सव पर नहीं जाएंगे, जिसे उत्सव को चला जाएगा तो पढ़ा जाएगा। यहाँ बता रहे हैं वे जो है आकरण में जुटा क्या बन गया, व्याकरण बन गया। व्याकरण देखिए कैसे शब्द है कि आपको पूरा इस पढ़ाई पीरियड का बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी और क्या नाम है कुछ मना सीखने के लिए भी और शुद्धिकरण कर देता है। यानी आपका ऐसे शब्द है मना व्याकरण यह उस स्थिति का नाम है, शब्द का नाम है जो आपका एक आप में मतलब शुद्धिकरण के चमत्कार ला देगा, चमत्कार लाता है। आप कहीं भी जाते हैं तो इससे सम्मानित होने के गर्व गवाहित होइएगा, जो सम्मानित होइएगा कि हाँ ये बच्चा जो है बहुत शुद्ध शुद्ध बोल रहा है, ये बच्चा बहुत शुद्ध शुद्ध लिख रहा है, ये किसका देन है, इस व्याकरण का देन है, इसका देन है इस व्याकरण का देन। तो आज से यही हम जानेंगे कि हाँ व्याकरण जो है वह शब्द है, वह शब्द शास्त्र है जो हम पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं तो क्या होता है हम में
एक बहुत बड़ी चमत्कार आता है, एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण आता है। नहीं, हम बोलते हैं तो उसमें भी शुद्धिकरण, और पढ़ते हैं उसमें भी शुद्धिकरण, और लिखते हैं उसमें भी शुद्धिकरण कर देता है। यही यही इसका चमत्कार है, इस व्याकरण का यही चमत्कार है। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ाए थे कि हम क्या बताए थे, वर्ड बताए थे। अब इसका जो पाठ है, व्याकरण में जो पाठ है, जो इसका दो ही यदि होता है, कौन कौन होता है? इसका कौन बोले हैं लोग? जैसे व्याकरण का कितने भेद होते हैं? व्याकरण का भेद क्या पता है? 3 भेद कौन कौन होते हैं? वर्ड विचार सब विचार वाक्य होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ हम वर्ड पर चलेंगे, सबसे वर्ड विचार पर हम चलेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसको विचार करने के लिए आप वर्ड विचार भी, आप वर्ड भी पढ़िएगा, हेलो, वाक्य में भी पढ़िएगा, और एक शब्द भी पढ़िएगा। तो सबसे पहले वर्ड पर विचार करें। नहीं तो वर्ड लिखेंगे का, अब लिखिएगा लोग तो ठीक ही रहेगा। व्याकरण लिखवा दें। अच्छा, व्याकरण व्याकरण किसे बताती है? देखिएगा, व्याकरण एक शब्द शास्त्र है, एक शब्द शास्त्र है। क्या है? एक शब्द शास्त्र है, जिनका प्रयोग से पढ़ने, लिखने और बोलने में शुद्धिकरण मिलता है। इनके प्रकार नहीं जानेंगे, यहाँ चलेंगे वर्ड के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना। वर्ड किसे करते लिख लीजिए। वर्ड या अक्षर किसे करते हैं? यह कॉपी बना रहना चाहिए, कभी भी इस कॉपी को मांग लिया जाएगा। यह कॉपी आज से जो तैयारी कर रहा है लोग, यह कॉपी कभी भी मांग, इससे याद करना है। ठीक है ना, इससे याद भी यही चीज की याद करते रहना है। ठीक है ना। इसको आप व्याकरण कभी आप शब्द विच्छेद करके लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। व्याकरण के नीचे जो वर्ड लिख देगा, और छोड़ दीजिए, वर्ड लिख देगा, और जो होगा तो वो दूसरा एथी कर सकते हैं। ठीक है ना। वर्ड लिखिए, वर्ड या अक्षर लिखे हैं, किसे करते हैं लिख लिए हैं, तो लिखिए लिखिए, जिनका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, उसे वर्ड करते हैं। अथवा खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में अथवा खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में उसे अक्षर कहते हैं। क्या
कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। जैसे वर्ण के सामने लिख लीजिएगा। वर्ण जो है जैसे कौन होता है, क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। अक्षर में लिख लीजिए। ये भी बताना है, ये दोनों चीजें भी है। यह एक व्याकरण बताया है, इसलिए हम बता देंगे। हम मैंने जब यही रहता है वर्ण या अक्षर एक ही चीज का नाम है, लेकिन एक व्याकरण बताया है कि होने की स्थिति में ये भी जान लीजिए कि ये ऐसे रहेगा। क है, ख है, ग है, इत्यादि। ठीक है। हेलो, हम क्लास में बैठे जी प्रणाम। क्लास में बैठे थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए ना, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं जी। अच्छा ठीक, बात करते नहीं हम। ठीक है, यह आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। मतलब होने की स्थिति में इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब इसको खड़े कर सकते हैं, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। होगा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आ होता है। तो लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। और लिखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के भेद या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे वर्ण कितने प्रकार होते हैं बाबू? दो। थोड़ा सा बोलिएगा तो थोड़ा सा। कितने प्रकार होते हैं बाबू? दो। कौन कौन होते हैं? हाँ, इसी तरह से बोलते रहिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग उतना छोटे नहीं है, उतना अशिक्षित ना है कि जो आप लोग ना जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा विस्तारित करने का हम लोग एक मौका है कि हम लोग उसको विस्तारित करें। जानकारी आप लोग भी रखते हैं। कौन कौन होता है बाबू? और स्वर वर्ण के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, पहले स्वर वर्ण के बारे में लिखिए। वर्ण दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इसको बता दिया जाए, बता दें। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, और हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। लिखा नहीं है, इसको पहले समझना है कि स्वर वर्ण जो है तो स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, इनका जो है उच्चारण किसी प्रकार का, किसी वर्ण का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है ना, और व्यंजन वर्ण है यह स्वतंत्र नहीं है। हाँ, इनका उच्चारण जो भी करेंगे, करते हैं, होता भी है, हम करते हैं या होता भी है। ठीक है ना, तो किसका जरूरत पड़ता है, तभी इनका उच्चारण होगा। ठीक है ना, हम लिख लेंगे। पहले इसका स्वर वर्ण के बारे में लिखेंगे। स्वर वर्ण लिखिए, उसके बाद एक मार देंगे। इसको धरके लिखिए, पैर पर नहीं लिखा जाए। पुस्तिका को पैर पर नहीं रखना चाहिए। यहाँ सुविधा आपको मिली है, नहीं तो सुविधा का लाभ उठाइए। नहीं तो बहुत कोचिंग में है कि जहाँ आप मतलब मैट्रिक हो, इंटर के बच्चों के वो सिर्फ बेंच पर बैठा होता है, और जैसे वहाँ मजबूरी है, उस स्वर का भी जगह के अभाव है, नहीं तो यहाँ भी है स्थिति, लेकिन यह किया जाता है कि नहीं, यहाँ व्यवस्था जब वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग और दूसरा रूम के बढ़वाने का काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्था आप लोग सुविधा जो मिली है, चाहे रोहित सर के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस सुविधा का लाभ उठाइए। ठीक है ना, अब सुविधा रहते हुए अब परे पर लिखिएगा, रह के तो ठीक नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए तो हम स्वर वर्ण के बारे में लिखेंगे। स्वर वर्ण लिखिएगा, ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण में
जिनका उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह स्वतंत्र वर्ण है। इनमें जो है किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह जो है स्वतंत्र वर्ण है। किसी अन्य वर्ण का आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही यह स्वतंत्र वर्ण है। जैसे में कौन है, कौन है, अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ओ है, नहीं बड़ा ओ है, ए है, ए भी आता है, उसके बाद ओ भी आता है, ओ आता है क्या, ही बोलो बताइए। हाँ ये आता है, ओ आता है, उसके बाद उसके बाद हो जाता है मतलब एक और है ना फिर वहां ना हर सौ दिन एक हाँ तो कोई बात नहीं है, आप लोग 11 को लिखने की जरूरत है जी, यहाँ लिख दिया गया, ठीक है ना। यह 11 को होता है, ये कौन है, कौन होता है, स्वर वर्ण है, ठीक है ना। चलिए व्यंजन वर्ण के पास चला जाए। अब तो 4 को लिखते हैं, उसके बाद इत्यादि लिख देते हैं। ले लो हो गया बाबू, क्या कुछ लेना है क्या? हाँ ले लीजिए, देखिए तो उसमें ऑफिस में होगा। क्या हो किताब किताबों का है साइकोलॉजी वाला ना वो है कहाँ पे किताब का बोले व्यंजन धन्यवाद। अरे नीचे लिखो है है ना वो लेकिन ये व्यंजन और ऐसे वर्ण है, व्यंजन और ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में व्यंजन और ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी बिना स्वर वर्ण के, यानी बिना स्वर वर्ण के यानी बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, क्या है, मैंने इसका उच्चारण जो है बिना स्वर वर्ण की मैंने मिलावट से नहीं हो सकती है। स्वर वर्ण इसमें नहीं देंगे, स्वर वर्ण अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, संभव नहीं है।